अगर प्रेम और धन में से किसी एक को चुनना हो तो आप क्या चुनेंगे? गंगापुर की ये कहानी आपको सिखाएगी कि सच्चा सुख कहाँ छुपा होता है। गंगापुर नगर एक समृद्ध व्यापारिक नगरी थी, जहां धन की धारा बहती थी और लोगों के चेहरे पर संतोष झलकता था। नगर के बीचों बीच एक विशाल हवेली थी, जिसमें सेठ राधे रमन रहते थे। सेठ जितने धनवान थे, उतने ही दयालु और न्यायप्रिय। उनकी एक ही संतान थी, पुत्री रूपा, जिसके रूप और गुणों की चर्चा पूरे नगर में थी। रूपा जहां सुंदर थी, वहीं बुद्धिमान और व्यापारिक गणनाओं में निपुण भी। सेठ चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह एक योग्य वर से हो, जो न केवल धनी हो बल्कि बुद्धिमान और ईमानदार भी हो। उधर नगर के छोर पर एक छोटी सी झोपड़ी में माधव रहता था। माधव युवा था, गरीब परंतु बुद्धिमान और हर परिस्थिति में हंसते रहने वाला। वो अपने पिता के साथ छोटे मोटे व्यापार में हाथ बटाता था। माधव के पिता ने उसे बचपन से ही सिखाया था कि ईमानदारी और मेहनत से बड़ा कोई धन नहीं होता। माधव भी इसी सिद्धांत पर चलता था। एक दिन नगर में एक बड़ा मेला लगा। माधव भी मेले में कुछ सामान बेचने गया। वहां उसकी नजर एक सुंदर युवती पर पड़ी। वो युवती और कोई नहीं, सेठ राधे रमन की पुत्री रूपा थी। रूपा ने माधव की ओर देखा और उसकी सरल मुस्कान पर मन ही मन प्रसन्न हुई। थोड़ी देर बाद जब रूपा एक दुकान पर कुछ खरीद रही थी, तभी एक बदमाश ने उसका पर्स छीन लिया। माधव ने यह देखा और तुरंत उस बदमाश का पीछा किया। वो बहुत तेज दौड़ता था। कुछ ही देर में उसने चोर को पकड़ लिया और रूपा का पर्स वापस ले आया। रूपा ने माधव को धन्यवाद दिया और उसका नाम पूछा। माधव ने सरलता से अपना परिचय दिया। रूपा ने देखा कि माधव गरीब है, परंतु उसके हृदय में ईमानदारी और साहस है। वो उसकी बातों से प्रभावित हुई। दोनों ने कुछ देर बातें की। माधव ने रूपा को अपने छोटे मोटे व्यापार के बारे में बताया और रूपा ने भी उसे अपने पिता के व्यापारिक अनुभव सुनाए। दोनों के बीच एक अद्भुत समझ बनी। जब रूपा वापस जाने लगी तो माधव ने उसे एक छोटा सा उपहार दिया, जो उसने मेले से खरीदा था। रूपा ने पहले तो इनकार किया, परंतु माधव के आग्रह पर उसने वो उपहार स्वीकार कर लिया। घर लौटते समय रूपा के मन में माधव के प्रति एक अजीब सा आकर्षण उत्पन्न हो गया। वो सोचने लगी कि क्या धन और ऐश्वर्य से ज्यादा महत्वपूर्ण मन की सच्चाई होती है। उधर माधव भी रूपा के विचारों से प्रभावित हुआ। वो जानता था कि रूपा एक सेठ की पुत्री है और वो एक गरीब युवक, परंतु उसके मन में एक आशा जगी कि शायद किसी दिन वो अपनी मेहनत से इतना योग्य बन जाए कि रूपा के पिता उसे अपनी पुत्री का हाथ देने के लिए तैयार हो जाए। अगले दिन माधव ने अपने पिता से कहा कि वो अब अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता है। उसके पिता ने उसका उत्साह देखकर उसे आशीर्वाद दिया। माधव ने कड़ी मेहनत शुरू कर दी। वो रोज सुबह जल्दी उठता और देर रात तक काम करता। उसकी मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे उसका छोटा सा व्यापार फलने फूलने लगा। एक दिन सेठ राधे रमन ने नगर में एक बड़ी व्यापारिक सभा का आयोजन किया। नगर के सभी बड़े व्यापारियों को आमंत्रित किया गया। माधव ने भी इस सभा में जाने का निश्चय किया। वो जानता था कि शायद वहां रूपा भी होगी। उसने अपने सबसे अच्छे वस्त्र पहने और सभा में पहुंच गया। सभा में सेठ राधे रमन ने सभी का स्वागत किया। जब माधव ने रूपा को देखा तो उसका हृदय धड़कने लगा। रूपा ने भी माधव को पहचान लिया और मुस्कुरा दी। सभा के दौरान सेठ ने एक प्रश्न पूछा, जिसका उत्तर कोई नहीं दे पा रहा था। तभी माधव ने खड़े होकर सही उत्तर दिया। सेठ उसकी बुद्धिमानी से प्रभावित हुए और उसका परिचय पूछा। जब सेठ को पता चला कि माधव एक छोटे व्यापारी का बेटा है, तो उन्होंने उसकी प्रशंसा की। रूपा ने भी अपने पिता से कहा कि माधव बहुत होनहार है। सेठ ने माधव को अपने घर आने का निमंत्रण दिया, ताकि वे उसके व्यापारिक विचारों को और समझ सकें। माधव के लिए यह एक सुनहरा अवसर था। वो सेठ के घर गया और वहां उसने अपने विचारों से सेठ को प्रभावित किया। सेठ ने माधव को अपने व्यापार में सहभागी बनाने का प्रस्ताव दिया। माधव ने खुशी खुशी ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब माधव और रूपा का मिलना जुलना बढ़ गया। दोनों ने एक दूसरे को और बेहतर तरीके से जाना। रूपा को माधव की सरलता और मेहनत पसंद आई, तो माधव को रूपा की बुद्धिमानी और स्नेह। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम बढ़ने लगा, परंतु सेठ राधे रमन को इस बात का पता नहीं था। वे तो बस माधव को एक होनहार युवक मानते थे। उन्होंने सोचा कि वे अपनी पुत्री का विवाह किसी बड़े सेठ के पुत्र से करेंगे। सेठ राधे रमन के व्यापार में सहभागी बनने के बाद माधव का जीवन बदलने लगा।
अब वो छोटी सी झोपड़ी में नहीं बल्कि नगर के एक अच्छे भवन में रहने लगा था। सेठ ने उसे न केवल धन बल्कि अपना विश्वास भी दिया था। माधव ने भी सेठ के व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसकी मेहनत और बुद्धिमानी से व्यापार दिन प्रतिदिन फलने फूलने लगा। रूपा और माधव का मिलना जुलना अब और भी आसान हो गया था। दोनों अक्सर सेठ के बगीचे में बैठकर व्यापारिक योजनाओं पर चर्चा करते। धीरे धीरे उनके बीच की बातचीत व्यापार से हटकर जीवन, सपनों और भविष्य पर होने लगी। रूपा ने एक दिन माधव से पूछा, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सपना क्या है? माधव ने गंभीर होकर उत्तर दिया, मेरा सपना है कि मैं अपनी मेहनत से इतना योग्य बनूं कि लोग मेरे काम को याद रखें, न कि मेरी गरीबी को। वो थोड़ा झिझका, और मैं चाहता हूं कि तुम्हारे पिता मुझे तुम्हारे योग्य समझें। रूपा के होठों पर एक मुस्कान तैर गई। उसने कहा, मेरे पिता तुम्हारी मेहनत से प्रसन्न हैं, पर वे मुझे किसी धनी सेठ के पुत्र से ब्याहना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि धन ही सुख की चाबी है। माधव ने दृढ़ता से कहा, धन महत्वपूर्ण है, परंतु सच्चा सुख तो मन की शांति और प्रेम में है। मैं तुमसे प्रेम करता हूं रूपा, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? रूपा ने झट से उत्तर दिया, हाँ, मैं भी तुमसे प्रेम करती हूं, पर हमें मेरे पिता को मनाना होगा। दोनों ने तय किया कि वे सेठ राधे रमन को सब कुछ बताएंगे, परंतु उसी समय एक नई समस्या खड़ी हो गई। नगर के एक धनी सेठ विशाल दास ने अपने पुत्र अमर के लिए रूपा का हाथ मांगा। विशाल दास का व्यापार सेठ राधे रमन से भी बड़ा था और उन्होंने बहुत सारे उपहार और धन का लालच भी दिया। सेठ राधे रमन ने सोचा कि ये एक अच्छा अवसर है। उन्होंने विशाल दास को अपनी सहमति दे दी। जब रूपा को यह पता चला तो वो बहुत दुखी हुई। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं अमर से विवाह नहीं करना चाहती, वो घमंडी और अयोग्य है। सेठ ने क्रोधित होकर कहा, तुम्हें अभी समझ नहीं है कि तुम्हारे हित में क्या है। विशाल दास का परिवार हमारे लिए उपयुक्त है। रूपा ने हिम्मत जुटाकर कहा, परंतु मैं माधव से प्रेम करती हूं, वो योग्य और ईमानदार है। सेठ आग बबूला हो गए। माधव, वो गरीब लड़का? नहीं, कभी नहीं, मैं तुम्हारा विवाह उससे नहीं होने दूंगा। उधर माधव को जब ये पता चला तो वो टूट सा गया, परंतु उसने हार नहीं मानी। उसने सेठ राधे रमन से मिलने का निश्चय किया। जब वो सेठ के सामने पहुंचा तो सेठ ने उसे डांट कर भगा दिया। माधव ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, मैं आपकी पुत्री से प्रेम करता हूं और वो भी मुझसे प्रेम करती है, कृपया हमारे प्रेम को स्वीकार करें। सेठ ने ठंडे स्वर में कहा, प्रेम से पेट नहीं भरता माधव। रूपा को जीवन भर सुखी रहने के लिए धन चाहिए जो तुम दे नहीं सकते। माधव ने कहा, मैं आपके व्यापार को और बढ़ा सकता हूं, मुझे एक मौका दीजिए। सेठ ने व्यंग से कहा, ठीक है, यदि तुम 1 महीने में 10,000 स्वर्ण मुद्राएं कमा लाओ तो मैं तुम्हारे बारे में विचार करूंगा, नहीं तो तुम्हें इस नगर को छोड़ना होगा। ये एक असंभव सी शर्त थी, परंतु माधव ने इसे स्वीकार कर लिया। वो जानता था कि ये उसकी और रूपा के प्रेम की परीक्षा है। माधव ने अपनी पूरी बुद्धिमत्ता और मेहनत लगा दी। उसने एक नई व्यापारिक योजना बनाई। उसने नगर के कारीगरों से सुंदर और अनोखे सामान बनवाए और उन्हें दूसरे नगरों में बेचा। उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही दिनों में उसने 5,000 स्वर्ण मुद्राएं कमा ली। परंतु विशाल दास और अमर को जब ये पता चला तो वे चिंतित हो गए। उन्होंने माधव के व्यापार में बाधा डालनी शुरू कर दी। एक रात उन्होंने माधव के गोदाम में आग लगा दी जहां उसका सारा सामान रखा था। माधव का सारा परिश्रम धूं धूं कर जल गया। जब रूपा को यह पता चला तो वो रोने लगी। उसने माधव से कहा, अब तुम क्या करोगे, समय तो बहुत कम बचा है। माधव ने हौसला बनाए रखा। उसने कहा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं एक नई योजना बनाऊंगा। उसने नगर के एक बूढ़े व्यापारी सेठ हरिदास की सहायता मांगी। सेठ हरिदास माधव की ईमानदारी से प्रभावित थे। उन्होंने माधव को 5,000 स्वर्ण मुद्राएं उधार दे दी, परंतु शर्त रखी कि यदि वो समय पर धन नहीं लौटा पाया तो उसे सेठ हरिदास के यहां 10 साल तक नौकरी करनी होगी। माधव ने यह शर्त स्वीकार कर ली। उसने फिर से काम शुरू किया। इस बार उसने नगर के युवाओं को साथ लिया और एक नया व्यापारिक कारवां तैयार किया। अगर आप लोगों को इस कहानी का भाग 2 चाहिए तो कमेंट करो। आप लोगों के लिए इसके आगे की कहानी जरूर लाऊंगा। दोस्तों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक और नई कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।